नमस्कार साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जीपीबी 312, जिसके अंदर हम आईपीआर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आईपीआर के अंदर हम इसमें देखेंगे जीएटीटी यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में देखने से पहले हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि गेट एक अलग टर्म है और एक आईपीआर एक अलग टर्म है। आईपीआर हमारे बुद्धि से रिलेटेड जो भी इससे नया इन्वेंशन हो रहा है, आविष्कार हो रहा है, संपत्ति उत्पन्न हो रही है, वो हमारा आईपीआर के अंदर आता है और गेट हमारे व्यापार के अंदर आता है। तो ये दोनों आखिर में जुड़े हुए कैसे हैं, तो ये किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, जब हम गेट के अंदर उरुग्वे राउंड पढ़ेंगे तब हमारे आईपीआर का किससे रिलेटेड है ये वो उसमें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में हम चर्चा करते हैं गेट के बारे में। हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। गेट अस्तित्व में कब आया था, इसके उद्देश्य क्या थे, इसके सिद्धांत क्या थे, इसके प्रमुख राउंड कौन कौन से थे, इसके बारे में हम सभी चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो गेट है जीएटीटी, ये अस्तित्व में कब आया था। तो ये अस्तित्व में आया था जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उस विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप जो मौजूदा समय के जो देश थे उन देशों में उत्पन्न हुई आर्थिक अर्थव्यवस्था, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद में उस समय के जो भी देश थे उनमें आर्थिक जो अर्थव्यवस्था थी देश की वो बिल्कुल चरमरा गए थे। उस समय जो महंगाई दर थी, वर्तमान में जो महंगाई दर चल रही है 2022 के अंदर, उसकी तुलना में उस समय 1947 के आसपास का जो समय था उस समय जो महंगाई दर थी वो लगभग 800 गुना 1000 गुना ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उस महंगाई दर पर कंट्रोल करने के लिए 1947 में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और उस सम्मेलन को नाम दिया जाता है हवाना सम्मेलन। इसकी जो भी मेन थ्योरी है वो मैं आपको अभी बोर्ड पर बता दूंगा, लेकिन मैं आपको इसके पीछे की जो इतिहास है वो मैं आपको बोलकर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है उसके बाद में सभी देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, महंगाई दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए उस समय के जो भी बड़े बड़े देश थे उन सभी देशों ने इकट्ठा होकर एक सम्मेलन का आयोजन किया और उस सम्मेलन को नाम देते हैं हवाना सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन याद रखना है हमको, हवाना सम्मेलन। हवाना कहाँ पर स्थित है, तो क्यूबा एक देश है जो अमेरिका के पास में स्थित है और क्यूबा की राजधानी हवाना है। वहाँ पर एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है और उस सम्मेलन को नाम दिया जाता है हवाना सम्मेलन, हवाना सम्मेलन। और उस सम्मेलन के अंदर जो देश भाग लेते हैं उनकी संख्या होती है 53। कितनी होती है, 53 होती है। और इन 53 में अमेरिका होता है, रूस होता है, चीन होता है, कई सारे, भारत भी उसके अंदर सदस्य देश होता है, कई सारे देश उसमें भाग लेते हैं। और जब वो देश भाग लेते हैं तो उसमें संख्या होती है 53, सम्मेलन होता है हवाना सम्मेलन। और इसमें जो मुख्य सम्मेलन का जो उद्देश्य था वो था उस समय जो महंगाई दर बढ़ रही थी उसको हम किस प्रकार से कंट्रोल करें। लेकिन उसमें उस सम्मेलन में जो अमेरिका था, यूएस था या यूनाइटेड स्टेट, वो खफा हो गया था, नाराज हो गया था और उसने उसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। उस विरोध के कारण जो जिस उद्देश्य के लिए हवाना सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो सम्मेलन पूरी तरह से प्रभावित रूप से कार्य नहीं कर सका था। लेकिन उसमें से यूएस के विरोध के बावजूद उसमें से 53 देशों में से हवाना सम्मेलन के अंदर ही 23 देशों ने एक एग्रीमेंट पर साइन किया और उस एग्रीमेंट को क्या नाम दिया गया था, उस एग्रीमेंट को नाम दिया गया था जीएटीटी नाम दिया गया था, ठीक है ना। तो इसका कब बना था वो मैंने आपको एक कहानी के माध्यम से बता दिया। अब इसकी जो मेन जो थ्योरी है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। तो हम चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, गेट के बारे में। किसके बारे में, गेट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो गेट का जो निर्माण होता है वो कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जो गेट का निर्माण होता है वो किस सम्मेलन के द्वारा होता है, तो हवाना किस सम्मेलन के द्वारा होता है, तो हवाना सम्मेलन के माध्यम से होता है। हवाना सम्मेलन कहाँ पर होता है, तो क्यूबा के अंदर होता है, ठीक है ना। हवाना सम्मेलन होता है और हवाना सम्मेलन में कितने देश भाग लेते हैं, 53 देश भाग लेते हैं, यानी 53 देश भाग लेते हैं इसके अंदर। इनमें से कौन विरोध करता है, तो यूएस विरोध करता है, ठीक है ना। कौन विरोध करता है, यूएस विरोध करता है, यानी कि इसने किसी कारणवश से विरोध करना स्टार्ट कर दिया था और उस विरोध के कारण जिस उद्देश्य के लिए हवाना सम्मेलन को बुलाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति ना हो सकी। लेकिन यूएस के विरोध के चलते हुए भी इसमें से कितने 23 देश, 53 में से 23 देशों ने एक समझौते पर साइन किया। 23 देश ने एक समझौते पर साइन किया, एक एग्रीमेंट पर साइन किया और इस समझौते को क्या नाम दिया गया, इस समझौते को नाम दिया गया जीएटीटी। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जीएटीटी का निर्माण कैसे होता है। तो हवाना सम्मेलन होता है, 53 देश भाग लेते हैं, यूएस विरोध करता है। इस विरोध के बावजूद भी 23 देशों ने मिलकर एक एग्रीमेंट पर साइन किया और इस समझौते को नाम दिया गया जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको नाम दिया गया था। और यही गेट आगे चलकर विश्व में होने वाले व्यापार पर ये क्या करता है, निगरानी रखने का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, निगरानी रखने का कार्य करता है, ये हमको पता होना चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जो जीएटीटी है ये एक समझौता है। क्या है, समझौता है, एक एग्रीमेंट है और ये एक समझौता है, एग्रीमेंट है, ना कि ये एक स्वायत्त स्वतंत्र संगठन है। जैसे WTO एक संगठन, एक संस्था है, उसी प्रकार
यह एक केवल समझौता है, ना कि एक संगठन है या संस्था है, यह एक स्वायत्त स्वतंत्र संस्थान नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये एक समझौता है, ना कि एक संगठन, ठीक है ना, ये हमको पता होना चाहिए। तो ये गेट कैसे बना था, ये इसके पीछे की कहानी है, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी प्रमुख, इसके बीच में जो भी इसकी तथ्यात्मक जानकारी वो क्या है, ठीक है ना, वो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। ये याद रखना, ये जो हवाना सम्मेलन है, ये हवाना सम्मेलन कब हुआ था, तो हवाना सम्मेलन हुआ था 1947 में हुआ था। कब हुआ था, 1947 के अंदर हुआ था। और हवाना कहाँ पर स्थित है, क्यूबा की जो राजधानी वो कौन सी हवाना है। और क्यूबा को हम किस देश के नाम से जानते हैं, तो उसे हम चीनी का कटोरा के नाम से जानते हैं, किसको, क्यूबा को, ठीक है ना। अब बात करते हैं, ये सबसे पहला गेट बना कब, गेट कब बना था, तो ये कब बना था, तो ये बना था, डेट याद रखना इसकी, कब बना था, तो ये बना था 30 अक्टूबर 1947 में। कब बना था यह, 30 अक्टूबर 1947 के अंदर GATT का निर्माण होता है। और किस सम्मेलन के सहयोग से होता है, तो हवाना सम्मेलन के सहयोग से होता है। और ये जो गेट बनता है ये 30 अक्टूबर 1947 के अंदर, तो ये कितने देशों के सहयोग से बनता है, तो 23 देश के सहयोग से बनता है। कितने देशों के सहयोग से बनता है, 23 देशों के सहयोग से बनता है। यानी कि 23 देशों ने इस पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था, किस सम्मेलन में, हवाना सम्मेलन में। और तभी जाकर GATT अस्तित्व में आया था, ठीक है ना। बना कब था, 30 अक्टूबर को ये बना था। लेकिन इसने अपना कार्य कब प्रारंभ किया, यानी कि इसको बनाकर रख तो दिया, लेकिन इसने अपना कार्य करना कब प्रारंभ किया, तो इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था, कब किया था, तो 1 जनवरी 1948 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। कब किया था, 1 जनवरी 1948 में इसने अपना कार्य करना प्रारंभ किया था। यानी कि अक्टूबर माह में ये बनता है, उसके 2 महीने बाद ही ये अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है और 1948 ईयर उसमें लग जाता है, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। मुख्यालय यानी कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर था, गेट का जो हेड क्वार्टर था वो कहाँ पर बनाया गया था, तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ बनाया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर बनाया गया था। जो मैं आपको ये तथ्यात्मक जानकारी बता रहा हूँ, ये आपको तथ्यात्मक जानकारी एक जगह कहीं पर भी नहीं मिलेंगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका हेड क्वार्टर कहाँ बनाया गया था, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेड क्वार्टर बनाया गया था, ये इसको हमको पता होना चाहिए। और कितने देशों के सहयोग से बना था, 23 देशों के सहयोग से ये बनाया गया था, इसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए। तो मेन जो की पॉइंट है ये इसके 4-5 की पॉइंट है। और ये सम्मेलन याद रखना, कौन से सम्मेलन से, हवाना सम्मेलन के ये सहयोग से बनाया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में हम इसके अंदर देखते हैं इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे। जो हमारा गेट था, इसका लाने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य 4-5 इसके उद्देश्य थे, वो हमको पता होना चाहिए। अब इतने जो मैंने अभी आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन बताई है, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आपको ये पता चल गया होगा कि जो गेट है वो उसका प्रमुख रूप से कार्य क्या है। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, टैरिफ एंड ट्रेड, यानी ट्रेड का अर्थ तो क्या होता है, व्यापार होता है। और टैरिफ का अर्थ होता है प्रशुल्क, यानी कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता। यानी कि अल्टीमेटली जो गेट है वो किस पर कार्य करेगा, तो यानी कि व्यापार संबंधी जो भी कार्य होगा वो कौन करेगा, हमारे GATT करेगा। कौन करेगा, गेट करेगा। अब व्यापार में कई सारी समस्याएं आती है, तो उनको सुलझाने का काम भी यही करेगा। अगर कोई नया व्यापार करना चाहता है तो उसको बढ़ावा देने का कार्य यही करेगा। अगर कोई इसमें व्यापार के अलावा भी अगर किसी के बीच में मतभेद हो रहा है तो उनका निपटारा करने का कार्य भी यही करेगा। तो इसके कई सारे कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो उसी प्रकार इसके कई सारे उद्देश्य, जैसे इसके कई सारे कार्य होते हैं व्यापार के अंदर, तो उसी प्रकार इसके कई सारे उद्देश्य है। तो वो उद्देश्य हमको पता होना चाहिए, उन उद्देश्य के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो इसका जो पहला उद्देश्य था, जो गेट का जो पहला उद्देश्य था वो क्या उद्देश्य था, तो वो था व्यापार पर, जो व्यापार हो रहा है व्यापार पर किसी एक देश का अधिकार नहीं रहेगा। व्यापार पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा, यानी कि व्यापार पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा। जैसे ये गेट आता है तो इसका पहला उद्देश्य ये रहता है कि व्यापार पर किसी एक देश का अधिकार नहीं रहेगा, यानी कि कोई भी देश अपनी मोनोपोली नहीं चलाएगा, ठीक है ना। तो इसका पहला उद्देश्य ये रहेगा। और समान रूप से जो भी व्यापार करेंगे, जो भी देश होंगे वो समान रूप से व्यापार करेंगे। और उन सभी को अगर समान रूप से व्यापार होगा तभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ेगी, और जो भी महंगाई दर थी उस समय की वो धीरे धीरे कम होने लगेगी। तो इसका पहला उद्देश्य रखा गया था, एक देश का अधिकार नहीं रहेगा, किस पर, व्यापार पर। नंबर 2 उद्देश्य रखा गया था इसके अंदर, नंबर 2 रखा गया था, सभी देश, जो भी देश थे सभी देश व्यापार से क्या प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार से, सभी देश व्यापार से मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, मुनाफा प्राप्त
कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी देश हो सकता है वो व्यापार करके इनकम प्राप्त कर सकता है, आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है, और जिसके माध्यम से वो विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगा, और जितनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा प्राप्त करेगा उसकी आर्थिक स्थिति है वो सुधरती जाएगी, और जो महंगाई दर है वो स्वतः ही कंट्रोल होती जाएगी। तो इसका दूसरा उद्देश्य ये रखा गया था कि सभी देश व्यापार से मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 क्या रखा गया था, तो नंबर 3 रखा गया था इसके अंदर जो भी प्रशुल्क है, प्रशुल्क को इंग्लिश में क्या कहता है, तो टैरिफ के नाम से इसको जानते हैं, टैरिफ। सभी देश क्या करेंगे, प्रशुल्क को कम करेंगे, प्रशुल्क को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यानी कि कम करेंगे। जो तीसरा उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था प्रशुल्क, यानी कि जो उस समय जो व्यापार होता था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध के चलते क्या हो गया था, तो जो भी व्यापार हो रहा है वो सीमित हो रहा था। सीमित होने के बावजूद भी थोड़ा बहुत जो भी व्यापार हो रहा था वो क्या कर रहे थे, थोड़ा टैरिफ ज़्यादा लगा रहे थे, यानी कि प्रशुल्क ज़्यादा लगा रहे थे। टैरिफ क्या होता है, तो कोई भी चीज़ हम एक्सपोर्ट करते हैं और इम्पोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर लगाया जाने वाला जो टैक्स होता है उस टैक्स को हम टैरिफ के नाम से जानते हैं। टैरिफ क्या होता है, तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर जो लगाया जाने वाला जो टैक्स होता है, कर होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो टैरिफ के नाम से जाना जाता है। तो उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तब कई देशों ने टैरिफ जो टैक्स था उसमें कई ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी थी। तो इसका तीसरा उद्देश्य रखा गया था गेट का कि जो भी देशों ने टैरिफ को बढ़ाया था उस टैरिफ को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे। तो तीसरा उद्देश्य था प्रशुल्क को कम करना, ये आपको पता होना चाहिए। तो गेट का जो तीसरा उद्देश्य था वो क्या था, प्रशुल्क को कम करना, इसका तीसरा उद्देश्य था। नंबर 4 की बात करें, नंबर 4 इसका उद्देश्य क्या रखा गया था, तो इसका चौथा उद्देश्य रखा गया था संसाधनों का समुचित उपयोग, समुचित यूज, ठीक है ना। समुचित यूज ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जिसके पास में भी, जिस देश के पास में भी उपलब्ध जो भी संसाधन है उन संसाधनों का सभी देश बराबर मात्रा में उपयोग करेंगे। अगर बराबर मात्रा में किसी चीज़ का उपयोग होने लग जाए, संतुलित मात्रा में उपयोग करने लग जाएंगे तो व्यापार भी संतुलित मात्रा में होगा, और जो भी महंगाई दर है वो संतुलित मात्रा में धीरे धीरे ऑटोमेटिक स्वतः ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये 4 इसके प्रमुख उद्देश्य रखा गया था। एक उद्देश्य और रखा गया था 5वां, इसको यहाँ लिख लेते हैं। 5वां उद्देश्य जो था वो था प्रतिबंधों को हटाना, प्रतिबंध हटाना। इसका 5वां उद्देश्य जो रखा गया था वो रखा गया था क्या था, प्रतिबंध को हटाना। यानी कि ऐसे कई सारे उस समय देश थे जिनके ऊपर एक देश ने दूसरे देश के ऊपर प्रतिबंध लगा रखे थे, और प्रतिबंध लगाने के पीछे का जो कारण था वो हो सकता है उस देश की मोनोपोली हो सकती है, या फिर हो सकता है वो जो देश है वो किसी गलत कार्य करने में वो लगा हुआ है, तो उसके ऊपर किसी देश के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो इसका 5वां उद्देश्य रखा गया था गेट का कि जिस देश के ऊपर आपने प्रतिबंध लगा रखा है फिलहाल उन प्रतिबंधों को हटा दे या उसमें कुछ राहत दे दे, ताकि उसके माध्यम से भी वो प्रोडक्ट मार्केट में नए प्रोडक्ट उतार सके और उसका भी वो व्यापार कर सके और लोगों को राहत मिल सके, और अर्थव्यवस्था, हमारी जो अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था वो पटरी पर आ सके। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अभी हम वर्तमान परिदृश्य से समझे तो हाल ही में जो रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसके अंदर अमेरिका ने रूस के ऊपर कई सारे प्रतिबंध लगा रखे, और रूस एक ऐसा देश है वहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन वहाँ का जो क्षेत्रफल वो बहुत ज़्यादा, और वो खनिज संपदा की दृष्टि से वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खनिज संपदा पाई जाती है। कहाँ पर, रूस के अंदर बहुत ही ज़्यादा खनिज संपदा पाई जाती है, और उस खनिज संपदा से जो भी प्राकृतिक गैस है और कोयला हो गया, कच्चा पदार्थ हो गया, मिनरल्स हो गए, वहाँ से खनिज संपदा को निकालकर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे ही वहाँ पर अमेरिका के द्वारा रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए तो रूस उन जो भी उसके पास में खनिज संसाधन थे उनको वो बेच नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के अंदर जो महंगाई दर है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई है। तो जिस परिदृश्य में आज जो महंगाई दर बढ़ रही है, सेम ये कि ये परिस्थिति 1947 यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय ये परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी। तो उस समय जिन देशों के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे उन देशों के ऊपर से प्रतिबंध को हटाना, ये इसका एक उद्देश्य रखा गया था। तो 5 उद्देश्य रखे गए थे। कौन कौन से, ये पाँचों के पाँचों उद्देश्य हमको पता होना चाहिए। नंबर फर्स्ट उद्देश्य था गेट का कि किसी भी व्यापार के अंदर किसी देश की मोनोपोली यानी कि एकाधिकार नहीं रहेगा। नंबर सेकंड था कि कोई भी देश अगर व्यापार के माध्यम से मुनाफा प्राप्त करना चाहता है तो मुनाफा प्राप्त कर सकता है। नंबर थर्ड था टैरिफ को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, यानी कि जो प्रशुल्क जो दर थी उनमें क्या करेंगे, कमी करेंगे। नंबर फोर्थ था जिन देशों के पास में उपलब्ध जो भी संसाधन है उनका वो सही मात्रा में संतुलित अनुपात में उनका उपयोग करेंगे। और नंबर पाँचवा था कि जिन देशों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए गए हों उन प्रतिबंधों को हटाना इसका उद्देश्य रखा गया था। तो ये 5 उद्देश्य थे जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये जो प्रारंभिक जो जानकारी है किसकी, गेट की जो प्रारंभिक जानकारी है जो मैंने आपको बताई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपको एक जगह कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इसके उद्देश्य देखें, उसके बाद में हम देखते हैं इसके प्रमुख जो भी हम इसके सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके हम देखते हैं उद्देश्य हमने देखे, इसकी प्रारंभिक जानकारी क्या थी वो हमने देखी, किस प्रकार से बना था, कब अस्तित्व में आया था, किस सम्मेलन के सहयोग से आया था, कितने देशों के सहयोग से बना था, वो सारी जानकारी हमने इसके बारे में देखी। अब हम गेट के बारे में देखते हैं।
अब हम इसके अंदर देखते हैं, गेट के अंदर इसके प्रमुख सिद्धांत, प्रिंसिपल क्या थे। सॉरी, इसके सिद्धांत की बात करें यदि हम, तो इसके सॉरी जो इसके सिद्धांत थे वो प्रमुख रूप से अलग अलग जगह अलग अलग प्रिंसिपल बताए जाते हैं, लेकिन हमको 3 सिद्धांत तो मेनली पता ही होने चाहिए। और कई सारे इसके प्रिंसिपल बताए गए थे, लेकिन 3 सिद्धांत तो हमको पता होने चाहिए। नंबर फर्स्ट इसका जो प्रिंसिपल था वो था MEN, सॉरी MEN नहीं, MFN। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसकी ये प्रिंसिपल होता है, इसका पूरा नाम होता है मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है ना। इसका जो पहला प्रिंसिपल रखा गया था वो था मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि जो भी गेट के फेवर के जो भी नेशन थे, यानी कि हमने शुरू में देखा था जो गेट बना था वो 23 देशों के सहयोग से गेट का निर्माण किया गया था। तो इसका जो पहला उद्देश्य वो रखा गया था कि जो पहला उद्देश्य था वो यह था कि मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि कहने का अर्थ यह है कि जो भी गेट के अंदर जो सहयोगी देश हैं वो देश आपस में अगर व्यापार कर रहे हैं तो हो सकता है जो सहयोगी देश है वो तो एक अच्छे तरह से व्यापार करें, और जो सहयोगी देश नहीं है उनमें मतभेद हो जाए, या फिर जो इसका सहयोगी देश नहीं है उनके बीच में जो व्यापार हो रहा है हो सकता है उसमें प्रशुल्क दरों में बढ़ोतरी कर दी जाए, या हो सकता है जो भी उनके पास में उपलब्ध संसाधन उनमें कुछ कमी कर दी जाए, या फिर उनके बीच में जो हम व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार हम उसमें जो टैक्स है उसके हम टैक्स की दर को हमने बढ़ा दिया। तो इसके पीछे का जो सिद्धांत रखा गया था वो ये सिद्धांत रखा गया था कि आप जिस प्रकार से आप के फेवर में जो राष्ट्र है उनके साथ जैसा आप व्यवहार कर रहे हैं वो सेम वैसा का वैसा ही व्यवहार आपको दूसरे देशों के साथ में करना है। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि इसके जब गेट बना था तब इसके कितने सहयोगी देश थे, 23 सहयोगी देश थे। 23 सहयोगी देशों के बीच में यानी कि 23 देशों के बीच में जिस प्रकार का व्यापार हो रहा है वैसा का वैसा ही व्यापार शेष अन्य देशों के बीच में भी होना चाहिए, तब जाकर वो मोस्ट फेवर्ड नेशन की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसका पहला सिद्धांत यह रखा गया था कि जैसा व्यवहार आप 23 देशों के मध्य कर रहे हो वैसा का वैसा ही व्यवहार आप दूसरे देशों के मध्य करोगे व्यापार के माध्यम से। ठीक है ना, ये इसका पहला उद्देश्य रखा गया था। ठीक है ना, इसके अंदर अगर आप लिखना चाहते हो तो ये थ्योरी लिख देना कि जैसा व्यवहार या जिस प्रकार आप व्यापार 23 देशों के अंदर कर रहे हो सेम वैसा का वैसा ही व्यापार आप 23 देशों को छोड़कर जो जितने भी शेष बचे हुए देश हैं उनके बीच में आप वैसा का वैसा ही व्यापार करोगे। जैसा टैरिफ यानी कि जो प्रशुल्क दर है वो आप 23 देशों के बीच में लग रहा है सेम वैसा का वैसा ही प्रशुल्क दर आप दूसरे देशों के बीच में भी लगाओगे। ये इसके अंदर आपको थ्योरी याद रखनी है। ठीक है ना। उसके बाद में नंबर सेकंड की बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता, यानी कि जो भी व्यापार कर रहे हैं वो व्यापार पारदर्शिता होना चाहिए। यानी कि जैसा हम प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं सेम वैसा का वैसा क्वालिटी का और गुणवत्ता का प्रोडक्ट आप हमें देंगे और वैसा का वैसा प्रोडक्ट हम आपको देंगे। ये पारदर्शिता होनी चाहिए व्यापार के अंदर। ठीक है ना। और नंबर थर्ड था इसके अंदर जो भी टैरिफ है, टैरिफ को क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी कि टैरिफ को क्या करना है, कम करना है। ये भी इसका एक सिद्धांत रखा गया। तो 3 सिद्धांत है कौन कौन सा। पहला मोस्ट फेवर्ड नेशन, यानी कि जैसा व्यवहार आप 23 देशों के मध्य है वैसा का वैसा ही व्यवहार व्यापार के माध्यम से आप दूसरे देशों के साथ करेंगे। पारदर्शिता यानी कि जैसा प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं सेम वैसे की वैसी क्वालिटी का हो सकता है प्रोडक्ट दूसरा, लेकिन सेम वैसी की वैसी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है ना। और एक होना चाहिए टैरिफ रिड्यूस, यानी कि प्रशुल्क दरों को जितना ज़्यादा कम हमने कर रखा है सेम उतने का उतने आप करोगे, ताकि हमारे बीच में जो ट्रांसपेरेंसी है पारदर्शिता वो उतनी और ज़्यादा अच्छी हो सके और हमारे जो भी आर्थिक व्यवस्था जो कमज़ोर हुई है उसको हम बढ़ा सकें। ठीक है ना, उसमें सुधार कर सकें। तो ये इसके प्रमुख 3 प्रिंसिपल थे जिसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना। सिद्धांत कौन कौन से थे, मोस्ट फेवर्ड नेशन, ट्रांसपेरेंसी और टैरिफ रिड्यूस, ये 3 इसके प्रिंसिपल रखे गए। और कई सारे इसके प्रिंसिपल थे लेकिन हमें मेनली ये 3 इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब एक इसके अंदर और ये भी प्रश्न उठता है कि जब कोई भी व्यापार होता है, जनरली व्यापार दोनों पक्षों में होता है, एक हाथ से ले और दूसरा हाथ से दे, ये व्यापार होता है। तो अब हम व्यापार की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड प्रोटेक्शन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ट्रेड का जो प्रोटेक्शन होता है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जो व्यापार होता है, व्यापार की सुरक्षा, व्यापार की सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर इंग्लिश वाले कोई हो तो उसमें आप लिखना ट्रेड प्रोटेक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जो जनरली जो ट्रेड का जो प्रोटेक्शन होता है वो 2 तरह से कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट कर सकते हैं हम टैरिफ, टैरिफ के माध्यम से हम जो ट्रेड हो रहा है उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। और दूसरा कर सकते हैं हम कोटा लगाकर, कोटा ये एक टर्म होता है कोटा, इसके माध्यम से इन दोनों के माध्यम से व्यापार की सुरक्षा कर सकते हैं। अब टैरिफ क्या होता है, तो टैरिफ का अर्थ होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर
जब कोई टैक्स लगाया जाता है तब उसे हम टैरिफ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टैरिफ के नाम से जानते हैं। और जितना ज़्यादा टैरिफ होगा उतना ही ज़्यादा हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंगे यानी कि घरेलू उत्पाद जितना हमारे ज़्यादा होंगे उनको प्रमोशन मिलेगा, यानी वो प्रमोट होंगे, उनका खपत ज़्यादा से ज़्यादा होगी, वो सस्ते रहेंगे। और हम एक कह सकते हैं कि हमारे जो घरेलू बाज़ार है उस घरेलू बाज़ार के अंदर हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, घरेलू उत्पाद है, उनकी ज़्यादा बिक्री होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारा खुद का जो उत्पाद होगा वही हमारे आम लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचेगा। तो एक कह सकते हैं कि घरेलू बाज़ार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। एक हम कर सकते हैं टैरिफ के माध्यम से और दूसरा कर सकते हैं हम कोटा के माध्यम से। कोटा का अर्थ ये होता है कि इसमें फिक्स रेट बता दी जाती है कि हम इसके अलावा फिक्स रेट बता दी जाती है कि या तो हम 50 गाड़ियाँ खरीदेंगे या फिर हम केवल 50 करोड़ की ही गाड़ियाँ खरीदेंगे। जो फिक्स रेट जैसा शब्द आता है वो किसके अंदर आता है? कोटा के अंदर आता है। तो इसके माध्यम से ही हम किसी भी व्यापार की सुरक्षा कर सकते हैं, टैरिफ के माध्यम से और कोटा के माध्यम से। टैरिफ क्या होता है? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स टैरिफ कहलाता है। और कोटा क्या होता है? तो फिक्स रेट के माध्यम से हम किसी भी जो भी व्यापार हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, उसकी फिक्स रेट बता देते हैं या फिक्स चीज़ को मंगवाते हैं, तो उसके माध्यम से भी हम किसी भी चीज़ का व्यापार की सुरक्षा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये होता है कोटा और ये होता है टैरिफ। इसके बारे में भी लिखना चाहो तो आप लिख लेना। तो ये होता है इसका प्रिंसिपल। और व्यापार की सुरक्षा दो तरह से कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसके अंदर देखते हैं, इसके हम राउंड देखते हैं, यानी कि इसके कितने राउंड होते हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं इसके प्रमुख गेट के राउंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। गेट के राउंड की बात करें हम, गेट के राउंड, ठीक है ना? तो गेट के राउंड की बात करें तो गेट जब से बना था और इसके ख़त्म होने के बीच में कितने राउंड हुए थे? टोटल 8 राउंड हुए थे। वो इसके 4 से 5 जो मेन पॉइंट है राउंड के बारे में वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद में हम एक एक राउंड को देखेंगे कि कौन सा राउंड कब आया था, किस जगह हुआ था और किस विषय पर उसके बारे में चर्चा की गई थी, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो एक टेबल के फॉर्म में देखेंगे उसको हम। और इससे पहले हम देख लेते हैं कि जो गेट के जो राउंड है इनमें मेन क्या क्या की पॉइंट थे उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले जो गेट के जो राउंड थे वो कब प्रारंभ होते हैं? तो जनरली गेट के टोटल निर्माण से लेकर जब ये गेट विस्थापित हो गया था WTO के अंदर 1994 के अंदर, तो 1947 से लेकर 1994 के बीच में इसके कितने राउंड हुए थे? तो इसके कितने राउंड हुए थे? टोटल 8 राउंड हुए थे। कितने राउंड होते हैं? 8 राउंड हुए थे। अब ये कब से कब प्रारंभ होता है? तो जो पहला जो राउंड होता है वो कब होता है? तो फर्स्ट जो राउंड होता है, गेट का जो फर्स्ट राउंड होता है वो कहाँ पर होता है ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड कब होता है और लास्ट राउंड कब होता है। ठीक है ना? तो फर्स्ट राउंड होता है कब होता है? 1947 में होता है। कब होता है? 1947 में फर्स्ट राउंड होता है। और जो अब मैं बता रहा हूँ 8th राउंड किसका? गेट का, जिसको उरुग्वे राउंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब होता है? तो ये होता है 1986 से लेकर 1994 तक। और सबसे बड़ा जो राउंड होता है वो उरुग्वे राउंड या 8वां राउंड होता है। इसको हम अलग से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ईयर पता होना चाहिए कि पहला कब स्टार्ट होता है। 1947 से स्टार्ट होता है, याद रखना है आपको। और 8वां राउंड होता है 1986 से लेकर 1994 तक चलता है। और ये सबसे बड़ा राउंड होता है कौन सा? उरुग्वे राउंड। ये इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। ठीक है ना? तो 1947 से लेकर 1994 तक ये राउंड होते हैं। टोटल इसके बीच में कितने? 8 राउंड होते हैं। और इसमें से 8 राउंड में से ये जो 8 राउंड होते हैं इनमें से 8 राउंड में से राउंड जो मैं ये आपको बताने वाला हूँ ये इस पर ज़्यादा फोकस करना। राउंड नंबर 1 से लेकर 6 तक, राउंड नंबर 1 से लेकर 6 तक के राउंड में, ये लाइन याद रखना, राउंड नंबर 1 से 6 तक के राउंड में, राउंड नंबर 1 से 6 तक के राउंड में केवल टैरिफ पर चर्चा की गई। ठीक है ना? यानी कि ये राउंड का अर्थ क्या होता है? तो राउंड का जो जनरली अर्थ होता है वो होता है कि हर वर्ष या हर समय इसके अलग अलग समय पर अलग अलग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, बैठकों का आयोजन किया गया था। उन बैठकों को विशेष रूप से अलग नाम ना देकर उनको राउंड नाम दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया था? अगर कोई सम्मेलन हो रहा है, जैसे हवाना सम्मेलन हुआ था, उसको विशेष नाम से जाना जाता है हवाना सम्मेलन। उसी प्रकार इसको इन सम्मेलनों को अलग अलग नाम नहीं देकर केवल एक नाम से संबोधित कर दिया गया था, राउंड। और उसी राउंड के आधार पर इनको नाम दिया जाता है फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, ऐसे करके ये 8 राउंड तक चला था। तो फर्स्ट राउंड कब होता है? 1947 को होता है। सेकंड राउंड होता है उरुग्वे राउंड के नाम से इसको जाना जाता है। उरुग्वे एक जगह का नाम वहाँ होता है। कब होता है? 1986 से 1994 के बीच में होता है। और इन 8 राउंड में से राउंड नंबर 1 से 6 तक, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इन 6 राउंड को
इन 6 राउंड के अंदर जिस विषय के ऊपर चर्चा की गई थी वो विषय था, केवल जिस विषय के ऊपर चर्चा की गई थी 1 से 6 तक के राउंड में वो चर्चा की गई थी टैरिफ का, यानी कि प्रशुल्क दर को हम किस प्रकार से कम करें उसके बारे में इस पर चर्चा की गई थी, और उसके लिए क्या क्या पॉलिसी अपनाई जाए वो उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। ये उसके बारे में हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये होता है 1 से 6 तक का राउंड। उसके बाद में नंबर 7वें राउंड की बात करें, 7वें राउंड में क्या किया गया था, तो 7वें राउंड में चर्चा की गई थी टैरिफ के बारे में, तो चर्चा की गई थी। साथ ही 7वें राउंड में टैरिफ प्लस टैरिफ की तो इसमें चर्चा की गई थी 7वें राउंड में, लेकिन इसमें साथ साथ में की गई थी जो 7वां राउंड था उसमें टैरिफ के बारे में तो चर्चा की गई थी, इसी के साथ साथ में इसमें चर्चा की गई थी गैर प्रशुल्क बाधाओं पर भी, गैर प्रशुल्क बाधाओं पर भी इस पर चर्चा की गई थी, ठीक है ना। तो 7वें राउंड के अंदर 2 विषयों पर चर्चा की गई थी। पहली चर्चा की गई थी टैरिफ के ऊपर और दूसरी चर्चा की गई थी गैर प्रशुल्क बाधाओं। अब ये गैर प्रशुल्क बाधाएं कौन सी होती हैं, तो प्रशुल्क तो हो गया टैरिफ, ठीक है ना। टैरिफ के अलावा और कौन कौन सी बाधाएं थी उनके ऊपर चर्चा की गई थी, यानी कि अगर कोई 2 देशों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है और उस व्यापार में टैरिफ के अलावा यानी कि प्रशुल्क दर के अलावा किसी और कारण से अगर व्यापार प्रभावित हो रहा है, जैसे हम बात करें किसी की डिमांड कम है और वहाँ पर अगर माल ज़्यादा जा रहा है तो भी उससे भी व्यापार प्रभावित हो सकता है, क्योंकि ज़रूरतमंद को अगर समय पर अगर कोई प्रोडक्ट नहीं मिल पाता है तो उससे भी उस देश की इकोनॉमी होती है जो प्रभावित होती है, सप्लाई चेन में किसी कारणवश से प्रभावित हो रही है सप्लाई चेन की वजह से, तो ये गैर बाधाएं होती है, इनके ऊपर भी इसमें चर्चा की गई थी। किसके कौन से राउंड के अंदर, 7वें राउंड के अंदर चर्चा की गई थी टैरिफ के ऊपर और गैर प्रशुल्क बाधाओं के ऊपर चर्चा की गई थी, इसके बारे में हमको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम चर्चा करते हैं 8वें राउंड की। कौन से राउंड की, 8वें राउंड की चर्चा करें तो 8वें राउंड में किसके बारे में चर्चा की गई थी, नंबर फर्स्ट टैरिफ के बारे में तो चर्चा की गई थी, साथ ही साथ में इसमें चर्चा की गई थी। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि IPR एक हमारा एक अलग टॉपिक है और गेट एक अलग टॉपिक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो वो रिलेशन अब इस लाइन में अब आपको समझ में आएगा। तो 8वां जो राउंड था इसमें टैरिफ के ऊपर तो चर्चा की गई थी, साथ ही साथ में इसमें किस किस के बारे में और चर्चा की गई थी, तो WTO के बारे में इसमें चर्चा की गई थी, यानी कि अल्टीमेटली 1994 को ये समाप्त होता है कौन, गेट, और WTO में ये विस्थापित हो जाता है कौन, गेट, यानी कि 1 जनवरी 1995 में किसका निर्माण हो जाता है, WTO का निर्माण हो जाता है, और 1994 के लास्ट तक ये गेट खत्म हो जाता है, या फिर गेट का विस्थापित रूप कौन आ जाता है, WTO विस्थापित रूप आ जाता है। साथ ही साथ में इसमें चर्चा की गई थी उरुग्वे राउंड में IPR। तो मैंने आपको बताया था IPR और गेट में दोनों में रिलेशन क्या है, तो IPR जो देन है या IPR किस राउंड के अंदर आया था, तो वो आया था गेट के 8वें राउंड के अंदर आया था। इसी कारण से हमें IPR के अंदर गेट को पढ़ना जरूरी है और इसी कारण से हमें IPR के अंदर WTO को पढ़ना जरूरी है। इसी के साथ में इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आई थी, तो एक आया था TRIPS, ट्रिप्स आया था इसी के अंदर, और एक आया था ट्रिम्स ETC। ये जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें किसके अंदर आई थी, तो 8वें राउंड में आई थी। किसके 8वें राउंड में आई थी, तो गेट के 8वें राउंड के अंदर ये सारी चीज़ें आई थी। तो ये बातें हमको पता होनी चाहिए। जो मैंने आपको लास्ट वाला जो राउंड बताया है 8वें राउंड, इसके ऊपर हम विस्तार से अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपको केवल राउंड के बारे में बता रहा हूँ। पहला जो राउंड होता है 1947 8वां हुआ था, 1986 से 1994 में होता है, और राउंड नंबर 1 से 6 तक केवल किस विषय के ऊपर चर्चा की गई थी, तो वो चर्चा की गई थी किस पर, टैरिफ पर चर्चा की गई थी, यानी कि प्रशुल्क दरों को हम किस प्रकार से कम करें इस पर चर्चा की गई थी। उसके बाद में जो 7वां राउंड आया था, 7वें राउंड में चर्चा की गई थी टैरिफ पर तो चर्चा की गई थी, साथ ही साथ में चर्चा की गई थी इसके अंदर गैर प्रशुल्क बाधाओं को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। यानी कि मैंने आपको बताया अगर किसी कारणवश से हो सकता है सप्लाई चेन में कमी आ रही है तो उसके कारण से व्यापार हमारा प्रभावित हो सकता है डिमांड और सप्लाई चेन इन दोनों की वजह से भी कई सारी जगह जो व्यापार होता है वो प्रभावित हो सकता है, या हो सकता है कई सारी जगह प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी व्यापार प्रभावित हो सकता है। तो उन बाधाओं के ऊपर भी चर्चा की गई थी, किस प्रकार से जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहा है उनको हम कम कर सकते हैं, तो वो गैर प्रशुल्क बाधाएं आ जाती है, ठीक है ना। उसके बाद में आता 8वां राउंड आता है जिसके अंदर चर्चा की गई थी टैरिफ के अंदर तो चर्चा की गई थी, साथ ही साथ में चर्चा की गई थी इसके अंदर WTO अस्तित्व में आया था। उसके बाद में आया था IPR, ट्रिम्स और ट्रिप्स। ये चारों की चारों जो चीज़ें हैं ये किसके अंदर आए थे, 8वें राउंड में आई थी। कौन से, उरुग्वे राउंड के अंदर WTO अस्तित्व में आया था जो कि विस्थापित रूप है गेट का। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में इसमें चर्चा की गई थी, तभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गेट और IPR के बीच में क्या रिलेशन है। तब उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि IPR और गेट के अंदर क्या रिलेशन है, ठीक है ना। ट्रिम्स और ट्रिप्स ये दोनों शब्द भी चर्चा में आए थे। हम IPR के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, WTO के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी गेट के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद में हम WTO के बारे में देखेंगे, फिर ट्रिप्स के बारे में देखेंगे, फिर ट्रिम्स के बारे में देखेंगे, यानी कि हम उनको एक एक चीज़ों को सीक्वेंस से हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये होता है पूरा गेट के राउंड। अब हम इसके बाद में देखते हैं गेट के राउंड के अंदर फर्स्ट राउंड कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था, किस जगह हुआ था, और इसके
चर्चा का विषय कौन सा था, उनके बारे में हम एक पूरा एक इंडेक्स सारणी देखेंगे जिसके अंदर आपको सभी के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में मैं इनको रफ करता हूँ। तो साथियों, अब हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है गेट के प्रमुख राउंड कौन कौन से, तो उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने आपके सामने ये 8 के 8 ही राउंड लिख दिए हैं। इनके बारे में हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कब कब ये राउंड किस वर्ष में आए थे और कौन सी जगह पर आए थे, ये हमको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं उरुग्वे राउंड। तो सबसे पहला जो राउंड आता है वो आता है फर्स्ट राउंड आता है उरुग्वे राउंड, और जो सबसे पहला जो राउंड आता है उस राउंड को बोलते हैं फर्स्ट राउंड या उसी को बोलते हैं जिनेवा राउंड, यानी कि जिस जगह पर वो राउंड होता है उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे फर्स्ट राउंड हुआ था जिनेवा में तो इसको जिनेवा राउंड के नाम से जाना जाता है। दूसरा हुआ था एनेकी फ्रांस के अंदर तो इसको एनेकी राउंड के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था आपको पहला राउंड कब होता है, तो वो होता है ईयर कौन सा 1947 में होता है और जिनेवा में होता है। और इसका जो विषय रखा गया था, चर्चा का विषय वो रखा था टैरिफ के, यानी कि प्रशुल्क दर को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं, उसका ये विषय रखा गया था, ठीक है ना। उसके बाद में आता है सेकंड राउंड उसके 2 साल बाद होता है, 1949 में होता है। और कहाँ पर होता है, तो एनेकी कहाँ पर है, तो ये फ्रांस के अंदर एक जगह का नाम है एनेकी, वहाँ पर होता है ये। और इसके अंदर भी जो विषय चर्चा का विषय रखा गया था वो टैरिफ रखा गया था, यानी कि कहने का अर्थ ये है कि 1 से लेकर 6 तक जो चर्चा का विषय रखा गया था वो सेम था। टैरिफ को हम किस प्रकार से रिड्यूस यानी कि कम कर सकते हैं, ये जगह का नाम याद रखना। तीसरा हुआ था 1950 से 51 और टोरके के अंदर हुआ था। चौथा हुआ था 1956 में जिनेवा के अंदर। पांचवा हुआ था 1960 से 61 के बीच में डिलोन के अंदर। छठा हुआ था 1964 से लेकर 67 के बीच में कैनेडी में। और सातवां होता है 1973 से 1969 के सातवां जो राउंड होता है वो होता है 1973 से लेकर 1979 के बीच में। और ये कहाँ पर होता है, टोक्यो जापान के अंदर होता है। और 8वां जो राउंड होता है वो 1986 से लेकर 1994 के बीच में होता है और उरुग्वे राउंड के नाम से इसको जाना जाता है। और इसी के अंदर आते हैं WTO और IPR, ये इसी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। ये राउंड होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, आपके ऊपर डिपेंड है ये आपको किस प्रकार से याद रखना। जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको इसके पिछले स्लाइड में बता दिया था और मैं आपको इसमें भी स्टार लगा देता हूँ 5 स्टार की, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला तो आपको जो मैं रेड से गोला कर रहा हूँ वो आपको याद होना चाहिए। पहला राउंड आपको याद होना चाहिए और एक याद होना चाहिए आपको 8वां राउंड, ठीक है ना। और एक याद होना चाहिए आपको 7वां राउंड, यानी कि फर्स्ट, 7 और 3rd ये तीनों राउंड आपको याद होने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका चर्चा का विषय क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये होते हैं उरुग्वे राउंड। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं उरुग्वे राउंड के बारे में। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, उरुग्वे राउंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये होता है हमारा गेट के राउंड, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में मैं इसको रफ करता हूँ। अब इसके अंदर हम देखते हैं उरुग्वे राउंड के बारे में हम चर्चा करते हैं। उरुग्वे राउंड के बारे में हम चर्चा करते हैं तो उरुग्वे राउंड के बारे में जो जनरली 4-5 बातें वो हमको पता होना चाहिए। और उरुग्वे राउंड का पीछे का जो क्या उद्देश्य था लाने का वो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम चर्चा करने वाले हैं गेट का उरुग्वे राउंड, ठीक है ना। गेट का उरुग्वे राउंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसी उरुग्वे राउंड को एक और नाम दिया जाता है, 8वां राउंड तो है ही है, ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 8वां राउंड तो है ही है, लेकिन इसी के साथ में इसको एक प्रस्ताव और नाम दिया जाता है, डंकल प्रस्ताव। डंकल प्रस्ताव भी इसी को कहा जाता है। इसको डंकल प्रस्ताव क्यों कहा जाता है, इसका पूरा नाम होता है आर्थर डंकल प्रस्ताव। क्यों कहा जाता है ये मैं थोड़ी देर बाद में आपको बताऊंगा, पेशेंस रखिए थोड़ा। अब हम चर्चा करने वाले हैं गेट के उरुग्वे राउंड या 8वें राउंड के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके बारे में 4-5 जो तथ्यात्मक जानकारी वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में इसके हम उद्देश्य देखेंगे, वो उसके बारे में भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो जनरली हम देखें सबसे पहले इसके फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा गेट का जो उरुग्वे राउंड है ये कौन से क्रम का है, तो 8वें क्रम का ये राउंड हो जाएगा। कौन से क्रम का है, 8वें क्रम का ये राउंड है, ये हमको पता होना चाहिए। और ये राउंड कब होता है यह भी हमको पता होना चाहिए। ये राउंड कब होता है, तो ये राउंड कब से कब होता है, 1986 से लेकर 1994 तक ये राउंड चलता है। और ये कितने माह तक चलता है, तो ये चलता है 87 महीने तक इसका आयोजन किया गया था। 1986 से लेकर 1994 तक इसका आयोजन किया जाता है। और ये टोटल कितने माह होते हैं, तो 87 माह होता है, यानी कि अलग अलग, ये लगातार चलने वाला नहीं है, यानी कि 1 साल चला, यानी कि शुरुआत होती है 1986 से इसकी शुरुआत होती है। उसके बीच में 1986 में इसकी वार्ता होती है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। उसके बाद में 1 वर्ष बाद में फिर से इसका आयोजन किया जाता है, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकलता। तो ये यानी कि वार्ता करते करते ये लगभग 7 से 8 साल तक ये राउंड चलता गया और इसी को नाम दिया गया उरुग्वे राउंड, ठीक है ना। उसके बाद में इसके बारे में हमको पता होना चाहिए, इसको मैं ये लिख देता हूँ, गेट का
सबसे बड़ा गेट का सबसे बड़ा राउंड। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए गेट का सबसे बड़ा राउंड कौन सा था, तो वो था उरुग्वे राउंड, और सबसे छोटा राउंड कौन सा था, तो वो फर्स्ट वाला था, जो जिनेवा के अंदर होता है। कब होता है? 1947 के अंदर होता है। और चर्चा का विषय क्या था, तो उसका जो चर्चा का विषय था वो था टैरिफ को रिड्यूस करना, ठीक है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, जब ये राउंड होता है उरुग्वे राउंड, तब इसके महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक, यानी कि जब उरुग्वे राउंड हुआ था, तब उरुग्वे राउंड के अंदर जो गेट का जो महानिदेशक थे वो कौन थे? तो उस समय जो गेट के 8वें राउंड के समय जो महानिदेशक थे वो थे आर्थर डंकन, उस समय के महानिदेशक थे। तो जब 8वां राउंड हुआ था, तब गेट के जो महानिदेशक थे वो थे आर्थर डंकन महानिदेशक थे, और इन्हीं के द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था उरुग्वे राउंड का। और इसी कारण से इसी को उरुग्वे राउंड की जगह एक और नाम दिया जाता है डंकल प्रस्ताव। तो इसको आर्थर डंकल प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है, या फिर डंकल प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी कारण से इसको डंकल प्रस्ताव नाम दिया जाता है, ये भी हमको पता होना चाहिए। और इसका बाद में प्रश्न आता है, इसका आयोजन कहाँ कहाँ पर करवाया गया, आयोजन की वार्ता कहाँ कहाँ पर हुई थी। तो इसकी जो वार्ता है कहाँ कहाँ पर हुई थी, क्योंकि ये सबसे लंबा राउंड था, 8 वर्षों का इसके बीच में समय लगा था इस राउंड को कंप्लीट होने में। तो अलग अलग समय पर अलग अलग देश के अंदर इसकी ये हुई थी, वार्ता हुई थी। तो कहाँ कहाँ पर हुई थी, तो पहली तो फर्स्ट जो वार्ता हुई थी वो होती है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स के अंदर इसकी वार्ता हुई थी। एक हुई थी मॉन्ट्रियल के अंदर। मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है, तो कनाडा का एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। ब्रुसेल्स के अंदर इसकी वार्ता होती है, मॉन्ट्रियल के अंदर इसकी वार्ता होती है, और एक इसकी वार्ता होती है जेनेवा। कहाँ पर होती है? जेनेवा के अंदर इसकी वार्ता होती है। तो यानी कि अलग अलग 3 शहरों के अंदर इसकी वार्ता होती है। ब्रुसेल्स के अंदर ही आपको याद रखना है, जो भी नाटो कंट्री, यानी कि जो एक संगठन है जिसका नाम है NATO नाटो, उसका मुख्यालय भी ब्रुसेल्स के अंदर है। यूरोपियन यूनियन का जो मुख्यालय वो भी कहाँ पर? ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। और मॉन्ट्रियल कहाँ पर स्थित है? तो कनाडा का एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल एक प्रोटोकॉल होता है, वो ओजोन लेयर का जो क्षरण हो रहा है उसके नियंत्रण के लिए एक सम्मेलन होता है वहाँ पर, या प्रोटोकॉल होता है, उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं, जो ओजोन के लिए होता है, वो भी आपको याद रखना। और जेनेवा के बारे में तो कई सारे पॉइंट है, वो हमको पता होना चाहिए, कई सारे यहाँ पर इसके मुख्यालय बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये 3 जगह इनका आयोजन होता है, ब्रुसेल्स, मॉन्ट्रियल और जेनेवा। इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया। नाटो का भी मुख्यालय यही है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय यही है। मॉन्ट्रियल ओजोन के लिए संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है ना। तो आयोजन की वार्ता ये होती है। अब आते हैं इसके पीछे उद्देश्य क्या था इसको, यानी कि जो उरुग्वे राउंड था, उरुग्वे राउंड को लाने के पीछे का इसका उद्देश्य क्या था, तो वो क्या था? तो पहला इसका उद्देश्य था टैरिफ को तो कम करना ही था, वो तो था ही था। इसके अलावा WTO के बारे में भी इस पर चर्चा की गई। नंबर 2 की बात करें, नंबर 2 हो जाएगा इसमें IPR के बारे में भी इसमें चर्चा की गई। नंबर 3 हो जाएगा इसी में ट्रिप्स। और नंबर 4 पर हम बात करें ट्रिम्स, इनके ऊपर चर्चा की गई थी, ठीक है ना। तो ये जनरली जो भी अभी हमने चीज़ें देखी, WTO, IPR, ट्रिप्स और ETC, ये जो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी न किसी की सुरक्षा का कार्य करती है, ये किसकी देन है, तो ये गेट की देन है। और गेट की कौन कौन सी देन है, तो WTO गेट का देन है, IPR, ट्रिप्स ये सभी किसकी देन है, तो GATT की देन है। और उसी में भी अगर प्रश्न पूछा जाए किसकी देन है, तो उरुग्वे राउंड की देन है। और इसी के साथ में हमारा उरुग्वे राउंड कंप्लीट होता है, जो हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना। जो इसके बारे में मेन जो चीज़ें थी वो मैंने बता दिया। और इसके बारे में अगर आप पूरा थ्योरी लिखना चाहो तो भी वो लिख सकते हो। मैंने जो 5-6 जो पॉइंट थे वो बता दिए। एक बार फटाफट से रिविजन कर लेते हैं, ये सभी इधर ध्यान देना। गेट का उरुग्वे राउंड 8वें क्रम का है, और डंकल प्रस्ताव के नाम से इसको जाना जाता है। और कब होता है? 1986 से लेकर 1994 तक इसका आयोजन होता है। 87 माह लगते हैं। और गेट का सबसे बड़ा राउंड ही होता है, ठीक है ना। महानिदेशक कौन है, तो आर्थर डंकल, इसी कारण इसको डंकल प्रस्ताव नाम देते हैं। और आयोजन की वार्ता कहाँ कहाँ पर? ब्रुसेल्स, मॉन्ट्रियल और जेनेवा में होती है। ब्रुसेल्स के अंदर नाटो, ये भी याद रखना, ब्रुसेल्स के अंदर NAT और नाटो। और यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो भी ब्रुसेल्स के अंदर है। मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर एक शहर का नाम है मॉन्ट्रियल। और मॉन्ट्रियल के अंदर ही 1987 के अंदर ओजोन के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल हुआ था, और उसी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। और जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। उद्देश्य क्या था? WTO इसी का देन है, IPR, ट्रिम्स और ट्रिप्स, ये चारों इसी की देन है, ये हमको पता होना चाहिए। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा कि गेट किस प्रकार से कार्य करता है, इसके लाने का उद्देश्य क्या था, इसके सिद्धांत क्या थे, किस प्रकार से हम किसी भी व्यापार की सुरक्षा कर सकते हैं, और इसके प्रमुख राउंड कौन कौन से थे, ये हमको पता होना चाहिए। अब इसके अंदर मैं एक लाइन मेंशन करने वाला हूँ नोट डाल के, वो भी आपको पता होनी चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में मैं जो आपको नोट डाल के लाइन लिखाने वाला हूँ वो याद रखना आप।
जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यह है कि जो हमारा गेट है, ये गेट 1994 तक काम करता है, ठीक है ना। उसके बाद में गेट को किस में विस्थापित कर दिया जाता है, तो जो हमारा गेट है, गेट कब से 1947 से लेकर 1994 तक कार्य करता है। उसके बाद में इसको किस में विस्थापित कर दिया जाता है, तो गेट को WTO में विस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ नोट डाल के मैं एक लाइन मेंशन कर रहा हूँ, ये लाइन आपको याद रखनी है। G8 या फिर हम कह सकते हैं WTO, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO गेट का विस्थापित रूप है। ये लाइन याद रखना। ये लाइन है तो छोटी सी, लेकिन ये बहुत बड़ी लाइन है, या इसके अंदर जो इसका अर्थ जो छिपा हुआ वो बहुत बड़ा है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था WTO क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या होता है, संगठन। यानी कि पहले जो गेट था वो केवल एक समझौता था, एक हम कह सकते हैं ट्रीटी थी, एक एग्रीमेंट था। और उस एग्रीमेंट में कितने देश थे, 23 देश थे। लेकिन गेट को किस में बदल दिया गया, 1994 के अंदर किस में विस्थापित कर दिया गया था, WTO के अंदर विस्थापित कर दिया था। और यह एक एग्रीमेंट था और यह एक संगठन है। तो इसमें आपको डिफरेंट बिटवीन में भी आ सकता है कि गेट और WTO में विभेद कीजिए तो WTO तो क्या है, एक संगठन है, ये एक समझौता था। ये 1947 में बनता है, ये 1994 में बनता है। इसने अपना कार्यकाल कब प्रारंभ किया, 1 जनवरी 1948 में कार्य शुरू किया। इसने अपना कार्य 1 जनवरी 1995 में स्टार्ट किया था। इसके बाद में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उसके अंदर आपको इससे रिलेटेड और टॉपिक आपको उसमें पता चल जाएगी, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को समझ में आया होगा कि गेट क्या होता है, किस प्रकार कार्य करता है, और इसके बारे में जो चीज़ें थी वो मैंने आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको यह सेशन समझ में आया है तो अपने साथियों के साथ में से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं WTO के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।